नमस्कार साथियों, मैं बलजीत भारतीय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पढ़ो इन ऐप पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है, जिसे आप दे भी रहे हैं और आपका जो फीडबैक है वो मुझे कंटिन्यू मिल भी रहा है। तो साथियों, मैं मानता हूँ कि शायद जो अपन कर रहे हैं इस टाइम पर वो ठीक कर रहे हैं और अपना कंटिन्यू चल भी रहा है। तो साथियों, आपका और मेरा सबका अपना एक ही उद्देश्य है कि हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का तरीका क्या है कि जिस तरीके की जो व्यवस्था अपन को बनानी है, क्या बनानी है यार, सारी व्यवस्थाओं का एक ही तो तोड़ है। क्या है कि बस सबके पास रोजगार हो, सबके पास एक पैसे कमाने का सोर्स हो। पैसे कमाने का मतलब है कि आजीविका उसको जो चलानी है उसके लिए उनको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहाँ से आता है? काम धंधा करना होता है कुछ ना कुछ। तो साथियों, इसी क्रम में हर किसी के पास खुद का रोजगार हो, खुद का नहीं तो कम से कम ऐसा रोजगार उसके पास में हो, कम से कम वो स्टेबल रहे। स्टेबल का मतलब है कि उसको ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े कि यार महीने के अंदर 2 दिन काम मिला, बाकी नहीं मिला, और उसको कह दिया जाए कि यार कल नहीं आना काम पर, तो नहीं आएगा। तो ऐसे डर के साथ में हर किसी के पास काम ना हो। अपना उद्देश्य यह है कि वो बहुत से बच्चे जो कि अवाहों में रह जाते हैं, यानी कि उनके पास कुछ करने के लिए पैसा नहीं होता। पहली बात, उनके पास करने के लिए स्किल्स नहीं होता। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं होता कि यार तू कुछ कर भी सकता है, तो खुद के लेवल से भी करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें उस बच्चे के पास में नहीं होती। तो साथियों, इन सभी चीज़ों को अपन आगे बढ़ाने के लिए और सभी का एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कि हाँ यार, जहाँ तुम हो ना वहाँ स्टेबल हो। कहने का मतलब कि आप कर रहे हो कुछ ना कुछ, और शायद अपने जीवन में जो आपको कुछ करना होता है वहाँ आप कर सकते हो। ये व्यवस्था अपन ने बनाई है और ये अपनी कंटिन्यू चल भी रही है। तो साथियों, जैसे जैसे इसमें बदलाव होंगे, कंटिन्यू दिन ना दिन ये आगे बढ़ेगा। किस तरीके से बढ़ेगा, किस तरीके से आप और हम इसको आगे लेकर के जाएंगे, तो वो अपना पूरा प्लान है। और मैं मान रहा हूँ कि शायद अपन जो बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, ये जो युवाओं की जो व्यवस्था अपन बना रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और इसी के क्रम में अपन कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। तो अपन ने व्यवसाय के बारे में जाना था, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो आप ये टेस्ट दे रहे हैं, मेरा मानना है कि शायद ये आप ठीक से दे भी रहे हैं। और कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती है, वो मैं बता देता हूँ। आपको टेस्ट देना होता है, ये जो डेली वीडियो आती है ये आपको देखनी होती है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में होते हैं। क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक ये है कि जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपके जीवन में काम आ सके। यहाँ से आगे के आने वाले जो लेक्चर होंगे वो होंगे जिनमें कि आप अपना खुद का स्किल्स प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, धीरे धीरे अपन इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं, और आपका ये जो लेक्चर है ये बिल्कुल ही आपके लिए जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसी तरीके से अपन धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव इसमें करते जाएंगे। हाँ, आप वीडियो ज़रूर देखें। आप बिना वीडियो देखे उम्मीद करते हो कि हाँ यार, मैं क्वेश्चन को गलत भी कर सकता हूँ, पर गलत करके और मैं मैक्सिमम पॉइंट बना भी सकता हूँ, और मैं बना भी लूँगा। तो साथियों, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आप इसी डाउट में ना रहना। आपको डेली पर डे वीडियो देखनी है, वीडियो देखना है। उसके बाद में मैंने कुछ टिप्स आपको बताई। 3 तरीके हैं, या तो क्वेश्चन को राइट रॉन्ग करना है, दूसरा करेक्ट परसेंट आपको चुनना है, और तीसरा रो पॉइंट पैनल में 9 बनते ही क्वेश्चन को सेव करना है। चाहे आप कोई भी कंडीशन में करो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाद में आपके पॉइंट चेंज होते हैं तो आप ये मत कहना कि भैया हमें तो आ ही नहीं रहा। अरे आ क्या नहीं रहा, एक बार आप समझने की कोशिश करोगे तभी तो आएगा ना। और मैं डेली के वीडियो में कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ कि ताकि आपको समझ आए। दूसरी बात ये कि आप टेस्ट देने के बाद में खुद एनालिसिस करें। कैसे करना है? रिजल्ट देखिए, फर्स्ट वाले का देखिए, सेकंड का देखिए, आपका खुद का देखिए, उसमें मिलान कीजिए कि क्या क्या इसने किया था। और जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो एक्सेल सीट डाउनलोड करिए, मैंने आपको बताया था कहाँ से करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन लेवल जाकर के देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन को कितने लोगों ने सीखे है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा इन पर। एक बार आप एनालिसिस कर लेते हो, मुझे नहीं लगता कि 2-3 मिनट से ज़्यादा पॉइंट सिस्टम को समझने में दिक्कत है। तो बस इस तरीके से आप देते रहिए कंटिन्यू एग्जाम। तो सत्य अपन ने कुछ बहुत ज़्यादा चर्चा इस पर कर चुके हैं पीछे। तो आप शायद नए जुड़े हों तो पीछे का लेक्चर थोड़ा सा देख सकते हो, नहीं तो बाकी यहाँ से देख सकते हैं। अपन कर के बारे में बात कर रहे थे, व्यवसाय के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि कर है किस तरीके से, कर देश के लिए इम्पोर्टेंट है। उससे जुड़ी अपन ने 2 व्यवस्था जानी थी, कौन सी? साम्यवाद और पूंजीवाद। ठीक है, तो इसी क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं, और आज अपन कर के प्रकार देखेंगे। कर के प्रकार हैं जैसे कि कर से जुड़ी हुई चीज़ें किस तरीके से कि
अपन जो टैक्स देते हैं, कब कब हम टैक्स भर रहे हैं, बहुत से साथियों को तो शायद मैं बता दूं कि ये भी नहीं पता होगा कि यार हम घर बैठे हैं और बाजार से कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं तो भी हम टैक्स दे रहे हैं क्या, नहीं है पता। मैं कह रहा हूँ नहीं है पता। तो आज जानेंगे कि आप कब कब टैक्स भरते हो और कौन सी कंडीशन में आप टैक्स देते हो और उस टैक्स से क्या होता है वो भी अपन ने जान लिया था। अब अपन देखते हैं, कर दो तरीके से लगता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कैसा है, ये वो वाली बात हो गई कि बिना दर्द के मारना, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर समझना अभी थोड़ा, कि बिना दर्द के मारना, और प्रत्यक्ष कर ये दर्द से मारना। ये क्या है, इसमें क्या अंतर है मैं बता दूं आपको, कि आपकी जेब से जब सीधा जो पैसा जाता है ना, तो आपको लगता है कि यार ये पैसा क्यों जा रहा है मेरा, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर, आपकी जेब से जा भी रहा है पैसा पर आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपकी जेब से पैसे जा रहा है। तो बताओ आप कौन से कंडीशन में आपको दुख ज़्यादा होगा, सीधे जेब से जो पैसा जा रहा है उसमें, या फिर आपका वैसे ही कट जाए कि लग हो गया यार हमने तो ये चीज़ ली है, आपको पता ही नहीं कि आप चीज़ लेकर के घर आ गए, आपको पता ही नहीं कि आप पे टैक्स भी लगाए। तो ये है अप्रत्यक्ष कर। तो साथियों अपन देखते हैं इसमें कि कौन सी कंडीशन में आपको टैक्स देना होता है। अब आज अपन जानेंगे अप्रत्यक्ष कर के बारे में पूरी तरीके से। मैंने आपको अभी बताया कि अप्रत्यक्ष कर क्या है, इसमें अपन देखेंगे कि आप कब कब देते हो अप्रत्यक्ष कर। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अप्रत्यक्ष कर के कई पार्ट हैं, जैसे कि उत्पादन शुल्क हो गया, जैसे आपने कुछ बनाया और उस पर लगेगा टैक्स। एक टैक्स ये होता था, अब उससे पहले भी होता था ये, और अब भी है, पर उसमें किस में शामिल कर ले वो भी अपन बात करेंगे। एक होता है कि आप देश विदेश कोई भी चीज़ें ले जा रहे हो या फिर लेकर के आ रहे हो तो वहाँ सीमा शुल्क लगेगा। उसके बाद में एक वैट होता है, यानी कि इसके पास से सामान दूसरे व्यक्ति के पास गया, उसके पास से अगले व्यक्ति के पास गया, तो उसमें मूल्यवर्धन होने लगता है। तो साथियों इसी तरीके से एक वैट था, एक उपहार कर भी था। तो इस तरीके की जो टैक्स हैं इन सबको शामिल करके, और देखो आप मानो कि कोई भी काम है, या तो सारी चीज़ें एक जगह हों तो ठीक है, उसके बाद में अलग अलग से टैक्स लगे तो उसका शायद बहुत से लोगों को समझने में दिक्कत होती है, और वो अलग अलग स्टेज पे उसको संभालने की व्यवस्था अलग अलग करनी पड़ती है। तो साथियों 2017 में अपने यहाँ जीएसटी लागू हो गया था। तो जीएसटी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा। जीएसटी ये थी कि जो भी टैक्स हैं ये अलग अलग जो लगते हैं इनको सबको मिला करके एक ही कर दिया जाए और लेने का तरीका भी चेंज कर दिया जाए। तो साथियों इसी तरीके से ये जो टैक्स था इसमें जीएसटी शामिल होगी। बता दूं कि आप पर टैक्स लगता है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास से तो गवर्नमेंट उसको सार्वजनिक काम में काम लेती है। तो साथियों आप पे टैक्स कब लग रहा है, आप कोई भी सामान खरीदो उस पर जीएसटी लगती है। जीएसटी आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और स्टेट की। तो इस तरीके से टोटल मिला करके आपकी जो कोई भी चीज़ खरीद रहे हो उसमें इंक्लूड हो जाती है वो। अपन ये तो बात कर लिए, अपन जब जीएसटी के बारे में देखते हैं कि लगता कैसे है जीएसटी, इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या शामिल है, यानी कि अब पे जितने भी कर लगते हैं कौन कौन से लगते हैं उनको अपन देखेंगे, और जीएसटी में कौन कौन से शामिल कर लिए वो भी अपन अब देखने वाले हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि अप्रत्यक्ष कर वो है जो कि सीधा, आप समझना, अब अप्रत्यक्ष कर वो है, आप मार्केट में कुछ चीज़ खरीदने गए, आपने तो वो जो आपने जो वस्तु परचेज की है ना, आप तो उनका पे कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अलग से दे रहे हो कि देखो ये तो मैंने सामान लिया है, ये तो मैं इसका पे कर रहा हूँ, और निकाल करके आप अलग से दे रहे हो कि ये टैक्स है। आपको इंक्लूड में करके बताया जाएगा कि आपका ये जो आप सामान ले रहे हैं, ये आपकी जो वस्तु है ये इतने रुपए की है, ये आपको पे करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट उसको करते हो, तो आप उस टाइम पे इग्नोर करते हो टैक्स को, आपकी नज़र में नहीं आता कि हाँ मैं ये टैक्स पे भी कर रहा हूँ क्या। तो सत्य ये वही बात हो गई, लगता तो है आप पे पर आपको पता नहीं लगता। आपको पता नहीं लगता तो शायद वो दुख भी नहीं होता उस टाइम पे कि यार चलो ठीक है ये चीज़ इतने की है यार ये ले लेनी है। और अलग से जब आपसे मांगे, तो मैं तो अपना बता रहा हूँ कि जिस तरीके से जब सामान कोई भी शॉप पे कि यार है ना ये चीज़ तो इतने की है, और आपको जैसे ऐसे मांगे जाए, शॉप शॉप वाला आपसे ऐसे मांगे कि ये तो सामान इतने का है ये, और अलग से आपको इतने रुपए पे करने हैं, तो भाई साहब जो हालत होगी ये कहेंगे अरे यार इतना कैसे। तो वही बात है कि आप बहुत टैक्स पे करते हो, करना भी पड़ता है ये, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ना ये चलती है इसी तरीके से, ये अपना स्वीकार भी होता है। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा मत बनने वाला ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बता रहा था कि दर्द करके मारने वाला और बिना दर्द के मारने वाला। तो ये कौन सा है, बिना दर्द के मारने वाला। तो अपन सहन कर रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से कर रहे हैं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अपन इसको सहन करते ही आए हैं जब से अब तक करते हैं और करते रहेंगे। तो
तो साथियों अपन देख लेते हैं इसमें, शायद ये आपको बहुत समझ आ गया होगा कि किस तरीके से। अब लाइन बाय लाइन अपन देखते हैं इसको कि, और इसमें से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको किस तरीके से है वो पूरा देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो सीधे व्यक्ति पर नहीं लगाया जाता, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। सत्य ध्यान रखना, इसमें से समझने वाली बात यह है कि सीधे आप तो पे नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप पे कर रहे हो, पर वो लगता है तो कैसे लगता है? ठीक है, आप पे करेंगे, लास्ट में तो आप ही पे कर रहे होंगे उसको, पर आप कैसे करेंगे? कोई दुकान है, आप सामान लेने गए उस पर, आपने कोई वस्तु खरीदी, आपने टैक्स पे कर दिया, दुकानदार को किया, दुकानदार किसी होलसेलर से जो सामान लेकर के आया होगा, दुकानदार उसको पे करेगा जो टैक्स बनाए। ठीक है, दुकानदार उसको, और फिर जो होलसेलर है वो कंपनी से जिससे सामान लेकर के आए वो कंपनी को पे करेगा, और कंपनी पे जब जो टैक्स लगाए उसको कौन पे करेगा? कंपनी करेगी। कंपनी पे क्या है कि जो उत्पादन किया है उस पर की ये वस्तु कंपनी कह रही है कि मैं इतने की बेच रहा हूँ, ठीक है, तो उस पर जीएसटी लग जाएगी। जीएसटी जैसे ही लगेगी तो वो सारा टैक्स, आपने देखा होगा, अपन बात करेंगे आगे जीएसटी के बारे में। कोई भी कंपनी होती है वो जीएसटी रजिस्टर्ड होती है, यानी कि जीएसटी उसको पे करना ही पड़ता है। तो ये आगे की बातें हैं, पर जीएसटी पे करना होता है। तो इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट वे में। अब क्या हुआ यहाँ पे, खरीद और बिक्री दोनों हैं। आपने कोई सामान खरीदा, तो आप जैसे ही कोई सामान खरीद रहे हो तो आप उसको क्या करोगे? पे कर रहे हो। और बिक्री क्या है? बिक्री दुकानदार आपको बेच रहा है ना कोई भी सामान, अब जो वो बेच रहा है तो आपसे वो क्या लेगा? जीएसटी, और वो बेच आगे पे कर देगा। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन हो गई ना, इसमें क्या हो गई? खरीद भी और बिक्री भी दोनों शामिल है, तो जीएसटी दोनों पर। इस कर को उपभोक्ता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुकाया जाता है। सत्य ये मैंने आपको बताया कि स्पष्ट रूप से वो दे नहीं रहा होता है, अलग से जो वस्तु खरीदता है उसमें ये इंक्लूड होता है। तो सत्य मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बना दूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। तो क्वेश्चन यहाँ से मैं बना देता हूँ। तो सत्य मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए और लिखिए, सीधे उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाला कर कौन सा है? ठीक है साथियों, आपने नोट किया, सीधे उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाला कर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष कर। तो साथियों अपन आगे देखते हैं, जैसे कि इसमें कर का भार वस्तुओं, सेवाओं और अंतिम उपयोगकर्ता एंड कंज्यूमर पर पड़ता है। साथियों जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी ने कोई चीज़ होलसेलर ने दुकानदार को, दुकानदार से आप सामान लेकर के आए, लास्ट में पे किसको करना है? जीएसटी आपको। किसने पे किया? आपने। आपने दुकानदार को, दुकानदार ने होलसेलर को, होलसेलर ने कंपनी को, कंपनी ने किसको पे कर दिया? किसको पे किया? सरकार को। तो यानी कि लास्ट में जो कंज्यूमर होता है उसी को पे करना होता है। तो सत्य में ऐसा क्वेश्चन बना दूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। यहाँ से मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। अप्रत्यक्ष कर का अंतिम भार होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। अप्रत्यक्ष कर का अंतिम भार किस पर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। मध्यस्थ संग्रह करते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया मध्यस्थ संग्रह करते हैं। अभी आया ना मध्यस्थ। मध्यस्थ कौन हुए? दुकानदार और होलसेलर। मध्यस्थ कौन हो गए? दुकानदार और होलसेलर। क्योंकि आपने पे किया किसको? दुकानदार को। दुकानदार ने वो आपको पैसे जो आपने पे किया उठा करके किसको दे दिया? होलसेलर को। होलसेलर आपको पैसे लेकर के कहाँ गया? कंपनी वाले के पास। कंपनी वाले ने वो पैसे दे दिया। ऐसे जाते नहीं है, पर होता क्या है कि आपको पैसा इस तरीके से कंपनी पहले पे कर देती है। कंपनी को पता है कि जो मेरा सामान लेके जाएगा, ठीक है, होलसेलर, वो मुझे देगा। वो, और होलसेलर सोचता है जो मेरा सामान लेकर के जाएगा दुकानदार वो मुझे देगा। और उसके बाद में दुकानदार क्या सोचता है कि जो कंज्यूमर आएगा, जो भी उपभोक्ता आएगा वो मुझे पे करेगा इसका, तो वो पहले ही हो जाता है। तो सत्य इस तरीके से इसमें कौन होते हैं? मध्यस्थ होते हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट पहुंचता है, ऐसा नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष कहते हैं कि भाई स्पष्ट रूप से ये जा ही नहीं रहा, ना तो गवर्नमेंट के पास जा रहा और ना ही आपके पास से ये जा रहा। प्रत्येक लेन देन पर लागू होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, खरीदने वाले कौन है? खरीद और बिक्री, तो दोनों टाइम पे होता है। जैसे कि दुकानदार है, दुकानदार होलसेलर से खरीद कर लाया, इसने जब दुकानदार ने खरीदा तो क्या लगा? जीएसटी। अब जो ये बेच रहा है तो उस टाइम पे आपने आपको बेचा,
तो आप उसको पे करोगे, यानी कि खरीद और बिक्री दोनों पर क्या हो गया, जीएसटी लगेगा। थर्ड बना देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करिए। अप्रत्यक्ष कर लगता है, अप्रत्यक्ष कर लगता है, कब लगता है, तो ये आपको बताना होगा। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण, अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से लगते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि सीमा शुल्क लगता है, उत्पादन शुल्क लगता है, वेट लगता है। वेट का मतलब है कि मूल्यवर्धन होता रहता है, जब चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो उसका मूल्य जुड़ता जाता है, उसमें मूल्यवर्धन हो गया। जैसे कि बहुत तरीके से उपहार करोगे, किसी ने उपहार दिया तो भी आपको क्या उस पर जितने का जो आप उपहार दोगे उसमें से क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो साथियों अपन देख लें कि कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा अपन बात करते हैं वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। ये जितने भी कर थे ना सबको जीएसटी में शामिल कर दिया, और अप्रत्यक्ष रूप से जो कर लेने का तरीका है यही है इसमें। तो अपन जीएसटी के बारे में किसी दिन वैसे भी अलग से चर्चा करेंगे, पर फिर भी जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर के जीएसटी लागू किया जाता है, ठीक है ना। भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर के जीएसटी लागू किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तो अब इसमें अपन यहाँ से क्वेश्चन बना देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 नोट किए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीएसटी में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से बना दूंगा मैं कि जीएसटी में कौन से कर को शामिल किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए कि जीएसटी में शामिल किया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि उदाहरण जब आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो जीएसटी इसमें मूल्य में जुड़ जाता है, इस तरीके से ना। तो उसको ये मैं बता चुका हूँ। और अपन आगे देखते हैं, जैसे कि उत्पाद शुल्क। आपने कोई भी उत्पादन किया तो लगता है, जैसे कि कोई भी कंपनी है, कंपनी ने उत्पादन किया तो उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगना ही है। तो ऑटोमेटिक वो उत्पादन शुल्क हो गया कि भाई आपने ये उत्पादन किया है ये लगा दीजिए। तो अब क्या है, जीएसटी में शामिल होने लग गया। कैसे हो गया, मैंने आपको बता दिया ना कि कैसे हो रहा है। पहले से ही कंपनी पे कर देगी, उसको पता है कि उसके पास होलसेलर देगा, होलसेलर कंपनी दुकानदार से लेगा, दुकानदार उसको दे देगा, और लास्ट में आप उसको पे करते हो। तो इस तरीके से उत्पादन शुल्क हुआ ना। तो साथियों और अपन आगे देखते हैं, जैसे कि सीमा शुल्क। यह कर आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। ये भी आपको बताएगी, आप ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हो विदेश भेज रहे हैं तो आपको टैक्स देना होगा, और यदि वहाँ से कुछ सामान लेकर के आ रहे हैं तो आपको भी टैक्स देना होगा। तो इस तरीके से सीमा शुल्क ये कर आयात तो निर्यात पर लगता है, ये आप समझे। तो साथ ही मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बना देता हूँ। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, शायद ये 5वां है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो साथ इसी तरीके से अपन देख लिए क्वेश्चन नंबर 5, और अपन देख लेते हैं जैसे कि मूल्य वर्धित कर। जैसे कि मैंने वेट पे बताया आपको, यह है राज्य स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। अब जीएसटी में समाहित है, ऑटोमेटिक ये शामिल हो गया है जीएसटी में। स्टेप समझे आप, मूल्य वर्धित कर फिर से देख लीजिए, यह है राज्य स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता था, अब ये जीएसटी में शामिल है। राज्य स्तर पर जो सेवाओं पर जो लगता है ना, ये सारे के सारे ये क्या कर लिए जीएसटी में शामिल हो गए। जैसे कि ऊपर ये विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही आपको बस जो प्रैक्टिकल लाइफ में है जितना आपको समझना है कि। तो साथियों अपन देखते हैं कि अपन ने यहाँ से इतना देख लिया है अप्रत्यक्ष कर किस रूप में आपको पे करना होता है, और शायद मैं मानता हूँ कि अपने 5 क्वेश्चन हो गए हैं, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो साथियों आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखा कर ये एक भी दिन का वीडियो मिस नहीं करना। आप फर्स्ट आओगे, फर्स्ट जब रैंक आओगे तो उसके क्या क्या मतलब आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, उससे आपका जीवन कैसे सेट होगा। तो शायद इसका एक ही उद्देश्य है कि बस आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से सेट कर दिया जाए ताकि आपके जीवन की जो चुनौतियां हैं वो कम हो जाएं, और आप अपने जीवन का जो आजीविका चलाने वाला जो सोर्स है कि यार इसको बस कैसे चलाया जाए, कैसे पैसा लिया जाए अपने पास, और मुझे अच्छे से अच्छा काम कैसे किया जाए, अपनी पसंद के अनुसार मैं काम कैसे कर सकूँ। तो ये इसके पीछे का उद्देश्य है। तो मैं मानता हूँ कि आपको फर्स्ट रैंक तो आना ही होगा, और जब आप फर्स्ट रैंक आना चाहोगे तो आपको ये वीडियो देखनी ही होगी। आप बाई चांस पर क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते कि यार हाँ मैं बिना वीडियो देखूँ और मैं क्वेश्चन कर दूंगा। अरे आप जो ऐसे करोगे ना तो कोई पता नहीं है। हाँ हाँ मैं मानता हूँ कि आप फर्स्ट रैंक आ भी सकते हो, पर उसमें गारंटी नहीं है। आप पढ़ करके आइए,
पढ़ करके आओगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस अच्छे करोगे, और आप पढ़ करके आएंगे तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चंस राइट या रॉन्ग आप कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट के साथ कर सकते हो कि हाँ यार मेरे ये क्वेश्चन ठीक है, तो उसके बाद आप अच्छा परफॉर्म अपना एग्जाम में दिखा सकते हैं। तो साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली ये वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद ही आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अपन ने इस पर चर्चा की है, आगे और अपन और चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जल्द मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ तो आपके लिए अनाउंस करने वाला हूँ। इसी तरीके से साथियों आप कंटिन्यू अपना टेस्ट दें और स्कॉलरशिप प्राप्त करें, और धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाएं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, नए नए बदलाव अपने माइंड के अंदर लाने हैं, और उन चीज़ों से दूर हटना है जो कि आपको शायद भविष्य में आगे ना बढ़ा पाएँ। उन चीज़ों को अपनाना है जो कि शायद आपके जीवन को कहीं ना कहीं सेट कर पाएँ। तो साथियों इसी तरीके से बाकी का अपन कल देखते हैं इसके और प्रकार। तब तक के लिए जय हिंद।